नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अलग अलग नक्षत्र जो हैं 27 नक्षत्र, उनका किस प्रकार का याद करने का पैटर्न क्या है उनका, और वो हमें 12 राशि में बहुत हेल्प करते हैं, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 12 अलग अलग राशियों के 27 नक्षत्रों को याद करने का कुछ इस प्रकार का तरीका बन सकता है। लिखने का क्या तरीका है, तो देखिए, पहली बात तो याद रखिए, ये पैटर्न जो हमें काम आता है, ये काम आता है विंशोत्तरी दशा निकालने में। और विंशोत्तरी का मतलब क्या होता है? विम यानी 20 और शतक यानी 100। तो जब 100 और 20 मिलते हैं तो उसको बोलते हैं विंशोत्तरी। तो याद रखिएगा, विंशोत्तरी दशा सबसे ज़्यादा पॉपुलर दशा मानी जाती है हिंदू एस्ट्रोलॉजी में। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जब कभी भी आपको कोई भी योगिनी महादशा, नारायण दशा, ये सब निकालने से पहले हम खोलते हैं विंशोत्तरी दशा। आजकल तो उसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ तक कि अगर हमें कोई कह देता है कि ये नक्षत्र मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा के स्वामी कौन होंगे, तो ये सब चीज़ें करने से हम चलते फिरते भी हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें पता लगा अभी चंद्रमा इस यहाँ चल रहा है, इस राशि में चल रहा है, इस नक्षत्र में चल रहा है, तो आगे अगले दिन कौन से नक्षत्र में आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का चलने का भी एक मूवमेंट पैटर्न फिक्स है। याद रखिएगा, जो टोटल जो भौचक्र या ज़ोडिएक जो माना जाता है हमारे धरती के कंपेयर में, जब हम देखते हैं आकाश में तो कुछ स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे किसी का नाम अश्वनी है, भरणी है, कृत्तिका है, रोहिणी है, मृग की तरह नज़र आता है तो मृगशिरा है, ये सारे हमें नज़र आते हैं। और टोटल ये कितने का चक्र है? 360। आप समझते हैं गोला 360 का होता है, और 360 डिवाइडेड बाय अगर हम 27 कर देंगे तो हर नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का अलॉटमेंट मिला हुआ। याद रखिएगा, 13 डिग्री 20 मिनट का अलॉटमेंट है। दिस मिनट इज फॉर एंगल। याद रखिएगा, मैं ये जो लिखा है मैंने, दिस इज फॉर एंगल। 13 डिग्री 20 मिनट का एंगल हर नक्षत्र को अलॉट है। और इस नक्षत्र को भी फर्दर डिवीजन में या चरण में बांटा गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हर चरण में उस पर्टिकुलर ग्रह का होना हमें कुछ न कुछ सिग्निफाई करता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा किसी के पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का खुद का नेचर क्या है, और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी शनि है। क्लियर? तो शनि का कौन सा रूप यहाँ नजर आएगा? क्लियर? तो तीसरा इंटेलिजेंट, वायु प्रधान। याद रखिएगा, शनि स्वयं भी वायु प्रधान देवता माने जाते हैं। और अगर पुष्य के तीसरे चरण में जन्म होता है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो नक्षत्र का मालिक है वो आपको सपोर्ट कर रहा है चरण के अनुसार से। क्लियर होगा? जैसे हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग प्लैनेट के लिए, जैसे बुध का नेचर है पोजेसन, ये पृथ्वी प्रधान माना जाता है। तो अगर किसी बुध के नक्षत्र में दूसरा चरण आता है, देन इट इज मोर कन्वीनियंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्सेटाइल नेचर होता है किसी व्यक्ति का, वर्सेटाइल यानी सभी अलग अलग जगह पर वो आसानी से एडजस्ट कर सकता है, उसके लिए आपको लॉर्डशिप का नेचर अलग प्रकार का होना पड़ेगा, और चरण जो है वो अलग प्रकार से एक्ट करेगा, तब काम चलेगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि अगर चंद्रमा का कोई आता है, रोहिणी नक्षत्र आ जाता है मान लीजिए। क्लियर हो गया? रोहिणी का नक्षत्र चंद्रमा फेवर कर रहा है, और चंद्रमा का तत्व क्या है? जल तत्व। चौथे चरण में आ रहा है, तो सब कुछ जल तत्व में है, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से एक तत्व पे डोमिनेट कर लेगा। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि भाई आपको लीड करना है, एनर्जी लेवल, अग्नि, फायर एलिमेंट, उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए कोई भी बेस्ट या कोई भी वर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर हर व्यक्ति का हर स्वभाव भगवान ने अलग अलग दिया है, और वो सब इन्हीं के अलग अलग राशियों में, और अंदर जाएंगे तो नक्षत्रों, और नक्षत्र के अंदर और अगर डीपली जाएंगे तो चरणों के अनुसार से तय किया जा सकता है। तो ये कह देना कि पूरी कर्क राशि का स्वभाव एक जैसा होगा, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। तो वो सब चीज़ें याद रखनी है कि हम किसी राशि में भी, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरी कर्क राशि है, तो मेरी कर्क राशि कौन से लग्न में है ये मायने रखती है। कि जब आपकी वृषभ लग्न में कर्क राशि है, क्लियर हो गया, मेष लग्न में कर्क राशि है, बोथ आर टोटली डिफरेंट नेचर।
क्लियर हो गया? हाँ, वो अलग बात है कि कर्क राशि का एक मूल स्वभाव है, वो दिखाई देता है, लेकिन जब तक लग्न लॉर्ड ना पता हो तब तक राशि अकेले आपको फेवर नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से राशि में भी फर्दर फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते तो डिवीजन नजर आता है। मैं कर्क राशि हूं पहले चरण का, दूसरा कर्क राशि है चौथे चरण का, बड़ा ही अंतर है। वो कूल रहना पसंद करता है, कर्क राशि है कूल रह, उसका मूल स्वभाव चंद्रमा से मैच करता है। लेकिन अब इसमें याद रखिए, अगर उसका पहला चरण है तो उस कूलनेस में भी वो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट को लाना पसंद करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी वो मीठी बात करके, एग्रेशन भी शो करके सबको अपने साथ मिला लेता है। बट इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जल तत्व है। ये लोग पूरी तरह से किसी भी सिचुएशन में कभी भी इनको क्रोध आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा कि कर्क के भी फर्दर अलग अलग चरणों में अलग अलग आपको फल मिलेगा। अब कई लोगों ने पूछा था कि इसको याद करने का कोई तरीका हो सकता है। बहुत तरीके हैं। देखिए, आप नक्षत्रों को इस प्रकार से लिखते हैं, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने जो नंबर लिखे हैं ये इन नक्षत्रों के क्रम है, याद रखिए सही क्रम है। अब 9 के बाद देखिए पहला लॉर्डशिप जो जाता है वो केतु को माना जाता है। क्लियर हो गया? केतु को प्लैनेट ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है। अगर किसी का केतु 12वें घर में स्वग्रही होकर बैठा है या अच्छे ढंग से बैठा है तो उसको मोक्ष की तरफ बहुत रुझान होगा, और ये भी हो सकता है उसको इसी जन्म के बाद और जन्म ना लेना पड़े। क्लियर हो गया? इस बहुत मतलब संसार में आने का कारण यही है कि हम सबको अपना पेपर पास करना, और पेपर क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन मोक्षा। क्लियर? चाहे संसार में हमने कुछ भी कमाया हो फर्द, लेकिन जब एक हम उम्र हो जाती है हमारी 60 प्लस के बाद, तो अधेड़ होने के बाद सब बराबर हो जाते हैं। कहता है वो करोड़पति करोड़पति सब बराबर, लेकिन उनमें डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? जिसने मोक्षा के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जिसने उसको जाना है, वो भयभीत नहीं होगा। क्योंकि हम धरती पर आने का एक ही मकसद है। आप जो मर्जी कहें, अगर आपने सारा जीवन कर्म के प्रति लगा दिया तो भी गलत है, सारा जीवन बिना कर्म करे मोक्षा के लिए लगा दिया तो भी गलत है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पैरेलली लेकर चलना पड़ेगा। आप सेपरेट नहीं कर सकते कि मैं धरती पर अगर मान लो सभी लोगों बिना कर्म की पूजा करें मोक्षा के डेस्टिनेशन के लग जाएं, कोई कर्मठ ना हो, कोई कर्म प्रधान जीवन ना हो, तो भी खत्म हो जाएगा। कैसे पेट भरेगा? तो भगवान ने कहा इस धरती पर रहते हुए इस शरीर का पालन भी करना पड़ेगा और इस शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी पुष्ट करना है। क्लियर? तो इसलिए केतु अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर लग्जरी देने वाले, लग्जरी जब भी शुक्र की महादशा चलेगी तो आदमी को इस प्रकार की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब शुक्र अच्छे हैं तो वो फेवर करेगा, शुक्र अच्छे नहीं है तो उस प्रकार की चीज़ों के अट्रैक्ट जरूर होगा, लेकिन वो गलत रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे कोई प्रकार का स्पॉट लग जाए, दाग लग जाए, गलत आपके कैरेक्टर पर दाग लग जाए। तो ये याद रखना है, प्लैनेट जब कभी भी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलाएंगे तो वो देखिए जब मैं बोल रहा हूं महादशा एक शब्द है, तो महादशा में सबसे ज्यादा कहते हैं पावर जिस ग्रह की महादशा उसी के पास रहेगी। जैसे हम कह लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में सपोज सूर्य की अंतरदशा है, उसके अंदर फिर केतु की प्रत्यंतर दशा है, तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए पावर किसके पास रिजर्व रहेगी? ओवरऑल शुक्र के पास। वो क्या बोल रहा है? इन बिटवीन फेज सूर्य है आत्मकारक, सूर्य किंगली नेचर, तो मतलब शुक्र सूर्य के साथ उस प्रकार के संबंध बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है देन ये लग्जरी आपको हायर लेवल, हायर अथॉरिटी से मिल सकती है पूरे लाइफ स्पैन में, और उस लाइफ स्पैन का एक ड्यूरेशन केतु से भी अटैच हो रहा है। मतलब क्या है? पूरा लाइफ स्पैन जो लग्जरी रिप्रेजेंट कर रहा था आपको, वो एक किंगली रॉयल आदमी से अटैच करवा रहा है, और उस अटैचमेंट का एक ड्यूरेशन केतु पर भी खर्च हो रहा है। या ये कहें उस लग्जरी के कारण आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी जग रहा है। क्लियर होगा? कोई ऐसी जगह विजिट करने का मौका मिला जहां पर आपको मोक्षा रिलेटेड, लेकिन अगर केतु खराब है तो वही उस पर्टिकुलर सेक्शन को जाएगा तो उसी तरफ वो, लेकिन वो गलत तरीके से आपको क्योंकि केतु का बुद्धि नहीं है तो कई बार वो अनर्गल तर्क, अनर्गल काम, और बिकॉज शुक्र इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर सेक्स लाइफ, तो वो गलत कृत्य भी कर सकता है। अथॉरिटेटिव
पीपल के नज़दीक जाने पर ये किस प्रकार के गलत कृत्य, बुद्धि ना लगाकर काम करना, बाद में उसका अपयश। तो याद रखिएगा, किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फर्दर अगर हम उसको प्राण दशा तक लेकर जाएंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आज मेरे दिन के इतने घंटे तक मैंने ये महसूस किया चल रही है शुक्र की महादशाई, तो ओवरऑल रिजल्ट गोज टू शुक्र। लेकिन मैंने आज के 3 घंटे बड़ा अलग सा फील करा, बड़ा बैडली फील किया, उस एसेंट को, उस एसेंस को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्राण दशा किसकी चल रही है। और वो प्राण दशा अगर राहु की चल रही है, हालांकि राहु शुक्र को मित्र मानते हैं, लेकिन राहु की मेंटेलिटी किस टाइप की है? राहु की मेंटेलिटी है छद्म, डिप्लोमेसी, इस प्रकार की चीजों को वो सपोर्ट करके आपको शुक्र देने का काम करेगा। लेकिन अगर शुक्र की मतलब माने राहु की बजाय प्रेम दिलाने का काम चंद्रमा करते तो ज्यादा लॉयल होता, क्योंकि शुक्र जो राहु हैं, राहु थोड़े से डिप्लोमैट हैं, और अगर इस प्रकार के जरिए वो प्रेम दिलाएंगे तो आप हो सकता है किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। क्लियर हो गया? और कई लोग कहते हैं सर अभी आपने बोला केतु भी कुछ इस प्रकार का कर सकता है अगर खराब है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। राहु बहुत दिमागदार है। क्लियर हो गया? और केतु इस मामले में थोड़ा सा कम दिमागदार है, ये कहें इतना एग्रेसिवली स्प्रेड नहीं होता है इस प्रकार की बीमारी, या कह सकते हैं कोई भी चीज़ें थोड़ा सा पोलाइट होकर चलता है। बट राहु एज कंपेयर टू केतु काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। तो क्लियर हो गया? आपको पता है ये एक ही शरीर के 2 अलग अलग हिस्से हैं ये, लेकिन वो अपर पार्ट है और प्रथम दृष्टा बहुत एग्रेसिव प्रतीत होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया? तो जो लोअर पार्ट के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनको ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया? और लेकिन क्योंकि इसके पास लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, इसलिए उस ढंग से वो सोच नहीं सकता है कि बॉडी के उन अंगों को मैं सुख दिलाऊं या ना दिलाऊं। वो इसीलिए बुद्धि लगाएगा पूरी, लेकिन इन अंगों का सुख जो है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, छुपे हुए उन अंगों के सुख के बारे में राहु ज़्यादा नहीं जानता है। क्लियर हो गया? और अगर शुक्र और राहु बैठते हैं कहीं भी आपकी कुंडली में ही बैठे हुए हैं तो क्या है, मित्रता तो है दोनों में एक प्रकार की, और लेकिन शुक्र यहाँ थोड़ा सा उस दिशा में चला जाएगा जो आपको आपके चरित्र को कमज़ोर कर सकता है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सही ध्यान रखना है। ये बेहद शुभ ग्रह है, ठीक है, राजसी है, लेकिन इस राजसी ग्रह का किसी तामसी ग्रह के साथ मिलना और राहु काफ़ी बली है, तो अगर उस समय जब बैठा हो तो उसकी भी डिग्री अगर ज़्यादा है तो उसको और भी ज़्यादा अफेक्टेड कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। ये नक्षत्र को याद करने का तरीका हमने लिखा है, और जब आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो हमने किस प्रकार से लिखा है, देखिए 1, 10, 19, जब भी आप इनके ऑर्डर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। जैसे 1 + 0 कितना हुआ? 1। मघा 1 + 9 कितना मिला? 10। 10 को फर्दर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1। तो इन सब का अंक जो आ रहा है, मूलांक कह लो आप इसको, 1 आ रहा है। इन सब का मूलांक 1 है, इनका स्वामी केतु। इन सब का मूलांक 2 आ रहा है, इनका स्वामी शुक्र। इन सब का मूलांक देखिए 1 + 2 कितना हुआ? 3। इसी प्रकार से मूलांक निकालते हैं, आपको पता होगा 3, 2 + 1 3, सूर्य। इन सब का मूलांक 4 है। वो मैं मूलांक आपके जन्म वाले नहीं बात कर रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ से जो निकालते हैं, मैं अभी सिर्फ इन पर्टिकुलर ऑर्डर को याद करने का तरीका बता रहा हूं। जितने भी आपको इस प्रकार के ट्रिक्स याद रहेंगे उतना ही आसान रहेगा, क्योंकि हम बार बार नक्षत्र भूल जाते हैं। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, अगर किसी का नक्षत्र भी आपको याद है तो चलते फिरते आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप ये मूवमेंट लगा सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर नक्षत्र में ये ग्रह इस समय था, और जैसे ही बदला दूसरे चरण में आया, इस प्रकार का रिजल्ट आपको दे सकता है, चौथे चरण में रिजल्ट दे सकता है। तो इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। क्लियर होगा? जैसे मृगशिरा 5 नंबर है तो पूरे में 5 ही मिलेगा, स्वामी मंगल। आद्रा 6 है तो ये 6, ये सब भी मूलांक 7, ये 8, ये 9। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं 9 9 9 9 3 27, तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत नक्षत्र को हम आपको पता है इन नक्षत्रों में काउंट नहीं करते हैं, वो दिन का एक मिडल माना जाता है, चाहे वो दोपहर वाला मिलन है और रात्रि वाला मिलन, जो भी 11:30 12:30 बजे का समय होता है, उस समय अभिजीत नक्षत्र होता है, जिसको अभिजीत मुहूर्त में इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्राय शुभ माना जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि सूर्य से में आपको पता सबसे बली होता है,
तो इस कारण से उस समय कोई इस प्रकार का काम खास करके अथॉरिटेटिव कोई इस प्रकार का आपको काम करना है जहाँ पर आपको अथॉरिटी से हेल्प चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा माना जाता है अभिजीत नक्षत्र में। तो शुक्र की मैंने बताया, शुक्र के ये 3 नक्षत्र की लॉर्डशिप इसके पास है। तो अब अगर आपको कभी इस प्रकार की बात दिमाग में आ रही हो कि हर प्लैनेट के पास टोटल कितना डिग्री अलॉटमेंट है, एक तो होता है राशि, राशि के पास 30-30 डिग्री होता है हर राशि, क्योंकि आपको पता है 360 डिवाइडेड बाय फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है अगर 12 डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्लियर होगा। अगर हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो शुक्र को महादशा के लिए एक समय मिला है, तो यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट कितना है, एक नक्षत्र को कितना मिलता है, 13-20 13-20 13-20, तो 13-3 39, तो यही हो गया। क्लियर हो गया। 39 में 20 जमा 20 जमा 20 तो कितना है, 60। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं यहां पर एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि किसी ग्रह को जो अलॉटमेंट मिली हुई है वो 40-40 डिग्री की मिली हुई है। क्लियर हो गया। 40-40 तीनों को मिला दें तो ये 40 आ रहा है। अभी आपने देखा 13-20 13-20 13-20, तो 13-39 20-20 जमा कर दो अलग से तो हो गया वो 60, तो 39 में 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 40, यानी टोटल। तो इससे आप ये भी तय कर सकते हैं कि भाई कहाँ ये शुक्र 20 वर्ष में चल रहा है, तो कहाँ है केतु, तो इनकी मूवमेंट, क्योंकि इनकी चलने की गति अलग अलग प्रकार से है, इसीलिए वो 40 डिग्री को 20 वर्ष में, ये 40 डिग्री को 7 वर्ष में, इस प्रकार से लाइफ स्पैन सबका अलग अलग माना गया है। क्लियर हो गया। शुक्र को सबसे बड़ी महादशा मिली है 20 वर्ष की। क्लियर हो गया। हालांकि योगिनी महादशा निकालते हैं या नारायण महादशा निकालते हैं, वहां पर ये टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया पावर ऑफ टॉनी जो कहें सबसे पावरफुल जो दशा मानी जाती है वो विंशोत्तरी दशा मानी जाती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हिंदू एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है, इसके बिना वो नहीं आगे प्रिडिक्शन करता है, इसको तो वो आधार बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, और कि चरण क्या रहेगा। अब हम इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं याद करने के लिए। देखो याद हम ऐसे भी कर सकते हैं अश्वनी मघा मूला ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ऐसे में थोड़ा सा ऑर्डर ये है कि हम ग्रहों का ऑर्डर कई बार भूल जाते हैं, तो चाहे तो आप ग्रहों का ऑर्डर पहले याद कर लो। केतु, क्लियर, इसमें तो आपको एक प्रकार की क्रैमिंग ही लगानी पड़ेगी क्या बोलते हैं इसको, इन चीज़ों को रटना पड़ेगा एक बार, और अगर समझते हैं तो उसमें कोई वैसा ऑर्डर नहीं है, जैसे हम सूर्य चंद्रमा भाई राजा हैं रानी हैं, ऐसा कोई ऑर्डर यहां दिखाई नहीं देता है। क्लियर। तो देखिए केतु, शुक्र, शुक्र के बाद उनके परम शत्रु बैठे हुए हैं सूर्य, सूर्य के बाद फिर इनके साथ इनके पार्टनर को जगह मिल गई है या कहीं इनकी रानी चंद्रमा, फिर हम आगे चलते हैं सूर्य चंद्रमा, फिर कमांडर इन चीफ मंगल। क्लियर। मंगल के बाद इनके परम शत्रु बैठे हुए हैं राहु, इसके बाद बृहस्पति, राहु के साथ भी मिला जुला कर, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो बृहस्पति को परेशान करने से बचता है। हाँ, अगर उनके साथ में पावरफुल होकर बैठ जाए तो फिर गुरु चंडाल दोष लगा देता है, लेकिन फिर भी राहु और केतु बृहस्पति को इतना परेशान नहीं करते जितना सूर्य चंद्रमा को करते हैं। क्लियर हो गया। तो बृहस्पति, फिर बृहस्पति एक प्रकार से न्यूट्रल रहते हैं शनि के लिए, शनि भी बृहस्पति के लिए न्यूट्रल रहते हैं। शनि के बाद आता है बुध। याद रखना इस ऑर्डर में आपको 9 के 9 ग्रह रखने हैं। कई दशाओं में आपको 8 ग्रह को ही दशा मिलेगी, 9 को नहीं मिलेगी, तो ये बट यहां पर हमने 9 के 9 ग्रहों को जगह दी है। क्लियर। तो ये पुष्टि कर देता है। और सम टाइम आपको अगर थोड़ा ये ध्यान करना हो यार राहु की महादशा किस प्रकार की होगी, राहु का नेचर काफी हद तक मैच करता है शनि के साथ, और केतु का नेचर काफी हद तक मैच करता है मंगल के साथ। याद रखिएगा मंगल से मैच करता है, बट इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इसको मंगल मान लो केतु को, यानी अगर कुछ चीजें मंगल को ऐसी पसंद है तो केतु को भी वैसी चीजें पसंद है। क्लियर। शनि को जो चीजें पसंद है वो राहु को भी पसंद है, बट किसी कुंडली में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन एक प्रकार का द्वंद्व तो पैदा करेगा ही करेगा। क्लियर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सिर्फ नेचर मैच करने से ये तय नहीं हो जाता है कि वो दोनों फ्रेंड्स होंगे ही होंगे। ऐसे तो चंद्रमा और बुध का भी काफी नेचर मैच करता है, बट आपको पता है बुध अपने को शत्रु मानते हैं चंद्रमा का। क्लियर हो गया। वैसे चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, मैं आपको बता रहा था
इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिए और इसके लिए कोई इस प्रकार का कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली बात यहाँ है नहीं, आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गया? कितना वर्ष है केतु के पास? 7 वर्ष है। शुक्र के पास 20 वर्ष है। सूर्य के पास सबसे कम वर्ष 6 वर्ष है। चंद्रमा के पास 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16, शनि सबसे ज़्यादा वर्ष है 19 वर्ष। तो यहाँ पर एक मतलब अलग अलग ढंग से शनि सबसे ज़्यादा रखता है, सूर्य सबसे कम रखता है, सबसे पहले नंबर पर कौन है, सबसे आखिरी में बुध है, बुध 17 वर्ष रखता है। तो उसको 1-2 बार अपने आंखों से निकालेंगे, याद हो जाएगा। एक सेंटेंस की अगर बात करें, प्राय जो यहाँ पर आसानी से याद करने के लिए कहा जाता है, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, अश्वनी, याद रखिए, अश्वनी मघा संग मूल में केतु है। एक प्रकार का सेंटेंस बन रहा है, आप इसको रिवाइंड करके लिख भी सकते हैं। अश्वनी मघा संग मूल में केतु हैं। मतलब क्या है, ये तीनों इसके नक्षत्र हैं और इनके नंबर भी आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं, 1, 10, 19। 1 है तो आपको पता सामने वाला उसी सीरियल नंबर में क्या आएगा, मूलांक वाला 10 आएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रहेगा, हाँ भाई केतु का कौन सा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है और 19वां नक्षत्र है। क्लियर हो गया? तो क्या इसका वाक्य बन रहा है, नक्षत्र वाक्य, अश्वनी मघा संग मूल में केतु हैं। दूसरा, भरणी के पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ा में शुक्र है। भरणी के पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ा में शुक्र है। क्लियर? याद रखिएगा, फाल्गुन मास होता है, आषाढ़ मास होता है, जब पूर्व वाले आएंगे तो उसमें शुक्र लगेगा। क्लियर हो गया? पूर्व फाल्गुनी और आषाढ़ में, अगर पूर्व में भाद्रपद आ गया तो बृहस्पति हो जाता है। क्लियर हो गया? ये हमारे महीने हैं, फाल्गुन का महीना और ये आषाढ़ का महीना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला वाक्य है, कृत्तिका के उत्तर फाल्गुनी उत्तर साढ़ा में सूर्य है। कृत्तिका के उत्तर फाल्गुनी उत्तर साढ़ा में सूर्य है। याद रखिएगा, जब कभी फाल्गुनी और आषाढ़ में उत्तर लग जाएगा तो सूर्य लॉर्डशिप ले लेंगे और 3 नंबर ही तीनों का मूलांक होगा। 3 नंबर तीनों का मूलांक होगा। फिर आपको पता है सबसे सुंदर नक्षत्र माना जाता है रोहिणी। रोहिणी के हस्त श्रवण चंद्र है। रोहिणी के हस्त श्रवण चंद्र हैं। क्लियर हो गया? रोहिणी के हस्त श्रवण आपको पता है वो सुपुत्र चंद्र हैं। क्लियर होगा? श्रवण कितने सुंदर सुकुमार पुत्र थे। तो रोहिणी के हस्त, जैसे कहते हैं हस्तामलक, क्लियर, इस प्रकार की बात तो याद रखना है। हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी के हस्त श्रवण चंद्र हैं। मृगशिरा के चित्र धनिष्ठा मंगल करें। क्लियर हो गया? ये एक प्रकार का वाक्य है ये, मृगशिरा के चित्र धनिष्ठा मंगल करें। क्लियर? नेक्स्ट इज आर्द्र, जैसे कहते हैं उष्ण है, आर्द्र है, नमी वाला एरिया, इस प्रकार की चीजें। आर्द्रा के स्वाति में शतभिषा राहु है। आर्द्रा के स्वाति में शतभिषा राहु है। शत यानी शतक, 100, शतभिषा राहु है। क्लियर हो गया? तो आर्द्रा है, स्वाति कई जगह नाम भी रखते हैं, स्वाति पुष्प भी होता है। आर्द्रा के स्वाति शतभिषा राहु है। पुनर्वसु विशाखा संग पूर्व भाद्रपद में बृहस्पति है। पुनर्वास भी कह सकते हैं याद करने के लिए, या पुनर्वसु भी कह सकते हैं। पुनर्वास विशाखा संग पूर्व भाद्रपद बृहस्पति है। नेक्स्ट इज पुष्य अनुराधा में उत्तर भाद्रपद शनि है। पुष्य अनुराधा में उत्तर भाद्रपद शनि है। नेक्स्ट इज अश्लेषा के ज्येष्ठा रेवती संग बुध है। आश्लेषा के ज्येष्ठा रेवती संग बुध है। तो ये एक प्रकार का वाक्य हो गया। 9 वाक्य हैं, इनको आप बार बार रिवाइंड करके चलाइए और आप देखिए मिरेकल क्या होगा। आश्चर्यजनक रूप से अगर आपको इतना ही पता लग जाए इस क्रम में बुध 9वें नंबर पर है, सिर्फ इतना ये याद कर लीजिए बस, तो आप अगर ये याद कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको पता है कि इसका मूलांक क्या निकल रहा है बुध का 9। तो 9वां नक्षत्र
आश्लेषा आपने सुना है, किसको बोलते हैं? अलंकार, आश्लेषा अलंकार होता है। तो आश्लेषा ज्येष्ठा, आपको पता है ज्येष्ठ की गर्मी होती है, ज्येष्ठ का जो महीना है वो इसी ज्येष्ठा नक्षत्र से लिया गया है। और रेवती, आखिरी नक्षत्र रेवती है। तो इन सब के मालिक कौन है? बुध। और इन सब का मूलांक क्या रहेगा? 9। तो अब आपको ये याद रखने में मदद मिलेगी, भाई आश्लेषा 9 नंबर पर है, फिर दूसरा मूलांक 9 कहां मिलेगा? 18 नंबर। तो 18 नंबर वाला जो नक्षत्र आएगा उसका भी लॉर्डशिप बुध के पास है। ऐसे ही 27 का मूलांक भी क्या बनता है? 9। तो ये भी बुध के पास है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पर्टिकुलर नक्षत्र में चरण तय करता है उसका अटैचमेंट। अग्नि तत्व होगा तो लीड करने वाला, एग्रेशन है, ये सब चीजें, कमांडर इन चीफ, इस प्रकार की प्रॉपर्टी ज्यादा आती हैं। दूसरे चरण में उसके पृथ्वी में पोजेशन, चीजों को इकट्ठा करने वाली बातें, धन एकत्र करने में अच्छा रहेगा वो। तीसरे चरण में इंटेलिजेंट के प्रति या इंटेलिजेंस के प्रति ज़्यादा झुकाव होगा, उससे प्रेम करने वाला होगा, सार्वभौम होने का प्रयास करेगा। चौथे चरण में आप बात करते हैं जल की, इमोशन। हर चीज एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। जल आपको पता है, अगर हम किसी से इमोशनली अटैचमेंट ले लेते हैं, हमें अगर इंटेलिजेंट भी नहीं है, अगर हम इमोशनली अटैचमेंट ले लेते हैं किसी से, तो वो हमारा परम मित्र साबित होगा या हम उसके परम मित्र साबित होंगे। तो आपको बात याद रखनी है कि चरणों का भी अलग अलग महत्व यहाँ देखने को मिलता है। हर महादशा में एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि किसी राशि को अलॉटमेंट है 30 डिग्री का, लेकिन अगर हम नक्षत्रों की लॉर्डशिप देखें तो हर नक्षत्र जब बांटा गया है, 3-3 नक्षत्र बांटे हैं एक पर्टिकुलर प्लैनेट को। और एक याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर जैसे उत्तर भाद्र या पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र का लॉर्डशिप इसके पास है। अब इसमें चरण भी होते हैं, अलग अलग चरण बांटे जाते हैं। तो चरण की अगर बात करें, देखो इसके पास 4 चरण है, फिर इसके पास 4 चरण है, फिर इसके पास 4 चरण है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है कि वो चरण की डिवीजन भी याद रखनी है कि वो एक के पास सिर्फ राशि में जो रहते हैं वो 9 ही चरण रह सकते हैं किसी राशि में। तो वो भी एक तरीका है, वो भी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। बाकायदा नक्षत्रों का स्ट्रक्चर, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर वो हम सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपको ये याद करना और सरल हो जाएगा, आपकी प्रेडिक्शन में और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं कि महादशा को अलग से याद करने का तरीका क्या हो सकता है और उसमें भी नक्षत्रों का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। 27 नक्षत्र अलग अलग किस प्रकार से दिखाई देते हैं, किस प्रकार का उनका नेचर है। अगर हम ये याद कर पाते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन में और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय भृगुपराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। कामना है ईश्वर से ये ज्ञान ना सिर्फ भारत में, दुनिया में अमर हो। इसी मंगल कामना के साथ पुनः आपसे विदा लेता हूं।